छोटे शेयर ऊंची छलांग। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं, फटाफट से शुरुआत करते हैं। उमंग सेठ जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग। पहले तो सेठ साहब, इनका सवाल है, सर IRFC 157 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, बजट रैली में निकालना है तो कहां पर एवरेज करके विदाउट लॉस निकाल सकते हैं? अंशुल भाई, आज रेलवे शेयरों में थोड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, और ये तेज़ी आपको लग रहा है कि फिर धोखा देने वाली है बजट से पहले, या ये बजट तक कम से कम ये रैली चलेगी तो क्या IRFC कुछ इनको प्रॉफिट करवा पाएगा? तो देखिए, बजट तक तो रैली चलनी चाहिए क्योंकि वीकली चार्ट पे भी दो हैमर है और हैमर का फॉलो थ्रू है। तो 10 वीक मूविंग एवरेज 118 पे है और 50 वीक मूविंग एवरेज 126 पे है। तो 126 130 की जोन तक तो आ सकता है, मगर क्या इसमें एवरेज करके निकलने की कोशिश और ये सारी चीज करनी चाहिए? आई वुड बेट अगेंस्ट इट। मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अगर पड़ा हुआ है, पहले तो बाइंग क्लाइमेक्स पे निकल जाता, नहीं निकला तो जहां भी रैलीज 50 डे या 50 वीक मूविंग एवरेज तक मिलती, मैं इन काउंटर से केवल और केवल निकलने की कोशिश करता। कोई एवरेज नहीं करता इसको। अगर 1 मिनट आप समय दें तो मैं दूसरी तरीके से समझा देता हूँ। आप हम्म। एवरेज क्यों कर रहे हैं? हम्म। 109 में, मतलब मान लीजिए आपके पास 150 का है, आप 100 में लेना चाह रहे हैं कि एवरेज 125 आ जाए तो 125 पे मैं निकल जाऊं। हम्म। क्या यही एक तरीका है एवरेज करने का? क्या दूसरा तरीका नहीं है एवरेज करने का कि इसमें मेरे को 125 पहुंचने पे 25 रुपए का लॉस होगा, तो 100 में इसी को लेने की जगह, जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि 63-50 आ सकता है और हाई प्रोबेबिलिटी है, तो 100 में इसको लेके रिस्क लेने की जगह क्या मैं 105 पे मदरसन सुमी नहीं ले लेता कि 125 रुपए वो आ गया तो 20 रुपए वहां पे खा लिए, यहाँ पे 20 रुपए लॉस बुक कर लिया तो बराबर निकल गया। तो वीकर स्टॉक्स को मैं एवरेज क्यों करूंगा? अगर मेरे पास कैपिटल है, मैं स्ट्रॉन्गर स्टॉक खरीदूंगा, वहां का प्रॉफिट यहाँ पे सेट ऑफ कर लूंगा। तो ये किस डॉक्टर ने लिख के दिया है कि मुझे इसी शेयर में एवरेज करना है और इसी शेयर? ये तो ईगो है, ये तो जिद है। या अगर ईगो और जिद नहीं है तो इसको ना समझी कहेंगे। तो मैं वीकर स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में नया पैसा डाल दूंगा, वहां की प्रॉफिट से यहाँ की लॉस को सेट ऑफ कर लूंगा, बजाय लॉस मेकिंग स्टॉक में ही एवरेज करने की। क्योंकि आरकॉम का क्या हाल हुआ, रिलायंस कैपिटल, यस बैंक, आइडिया, इन सब के हाल देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि मैं कोई वीक स्टॉक्स को एवरेज की सलाह भी दूंगा। करना तो बहुत दूर की बात है, मैं सलाह भी नहीं दूंगा। तो 126 129 आए तो वहां पे सवाल पूछ लीजिए, निकलने की कोशिश कीजिए और कैपिटल को कहीं स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में शिफ्ट कीजिए। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर मोहम्मद रफ़ीक साहब का। ये पूछ रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग रफ़ीक साहब। ये बोल रहे हैं कि अंशुल जी से व्यू चाहिए कि महिंद्रा एंड विमता लैब बाय कर सकते हैं क्या 6 महीने के लिए? फिर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बहुत ज्यादा बेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम्म। 3566 अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। उसके थर्सडे उसके पास आया, फ्राइडे उसके ऊपर रहा, आज भी थोड़ा सा ऊपर है। 10 बिलो 20 आ गया है और 10 बिलो 50 जाने की तैयारी है। तो जो M&M हमने 2550 से लेना स्टार्ट किया था, अब 3566 के नीचे क्लोज पे मैं इससे एग्जिट कर दूंगा। तो अब सांप निकल गया है, बहुत ज्यादा लकीर पीटने की जरूरत नहीं है। या तो थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेगा या स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काटेगा और प्रॉफिट बुकिंग में 3191 तक आ जाएगा। तो अब वो जोन में है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा मैच नहीं करता फ्रेश बाइंग के लिए। तो फ्रेश बाइंग तो इसमें नहीं बनती है। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर M&M के बाद? सर विमता लैब। विमटा। विमटा अगर 3 साल से कम समय है तो विमटा मत लीजिए। अगर 3 साल का समय है तो 587 आपका इनिशियल बाइंग प्राइस था, वहां से बाउंस बैक दे रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर लेगा प्रोबेबली। यहाँ से एक्यूमुलेशन आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। हर मतलब 50% क्वांटिटी यहाँ पे ले लीजिए 587 590 की जोन में, और अगर डिप मिलती है तो 50% ऐड कीजिए। डिप नहीं मिलती है तो डेली पे 10 20 50 जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो ऊपर में पिरामिड कीजिए और मोमेंटम प्ले कीजिए। तो 50% तो 587 588 के आसपास ले ही लेना चाहिए था, नहीं लिया तो यहाँ भी ले सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं तरुण मांझी साहब, ये पूछ रहे हैं कि JSW इंफ्रा और बायोकॉन इसमें करंट प्राइस पे ले सकते हैं क्या 3 साल के लिए? सॉरी, मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया सर। सर जेएसडब्ल्यू JSW इंफ्रा, इंफ्रा और बायोकॉन। बायो दोनों ले सकते हैं सर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आ गया 50 डे मूविंग एवरेज 280, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक या नया बेस बना। अब बेसिकली इसमें बेस बनाने की जरूरत है। डाउन साइड अपनी कंप्लीट कर चुका है, 294 274 की जोन में करना था, 261 तक आके किया है। 50 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक अच्छी है, वीकली पे दो हैमर है। अब यहाँ से अगर 8-10 हफ्ते 15 हफ्ते अगर बेस बना लेता है तो वो एक लॉन्च पैड की तरह एक्ट करेगा वापस से 399 तक ले जाने के लिए। तो अब
डाउन साइड लगभग कंप्लीट है, बेस की जरूरत है, जैसे ही बेस कंप्लीट होकर ब्रेकआउट देगा धड़ाधड़ मोमेंटम प्लेयर्स को एंटर करना चाहिए। इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट कीजिए, मोमेंटम प्लेयर है तो बॉक्स बनने का वेट कीजिए। ठीक है सर। श्रीराम फाइनेंस, इस पर एक हमारे दर्शक हैं शशि भूषण प्रधान जी, ये पूछ रहे हैं कि सर 690 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, और टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल भी 209 रुपये के लिए हुए हैं। इसमें पूछ रहे हैं सर इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, इस पर राय दीजिए सर। श्रीराम फाइनेंस और टीएमसीवी। सर श्रीराम फाइनेंस में फ्राइडे का लो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 850। 850 टूटा तो फिर एग्जिट करना है, और अगर आपको 850 100 रुपए दूर लग रहा है, अब देखिए मोमेंटम अपने पीक पे आने लगा है, तो यहाँ पे बहुत टाइट स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। अगर आपको एक्सट्रीम टाइट स्टॉप लॉस चाहिए, आज का लो 915, इसके नीचे क्लोजिंग पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 850 के नीचे तो प्रॉफिट बुकिंग लंबे से गहराएगी। तो जिसने भी हमारे कहने पे लिया है प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट 640 के आसपास, या ब्रेकआउट 717 पे, या थर्ड एंट्री 830 पे बनी थी, तीनों केस में अब 915 टाइट स्टॉप लॉस, 815 थोड़ा सा लीनियंट स्टॉप लॉस, जो भी आपकी रिस्क प्रोफाइल में कंफर्ट बैठता हो वहां पे लगा लीजिए और आराम से होल्ड कीजिए। बाकी 999 पहुंचे तो जरूर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जगह वहां पे एटलीस्ट 75% प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अब आए टीएमसीवी पे, तो मैंने फ्राइडे भी कहा था जब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी दिख रही थी कि मोमेंटम बहुत मुश्किल से बिल्ड होता है, और अगर हो रहा है तो फिर उसको प्ले आउट करने की कोशिश कीजिए। आज देखिए वर्टिकल रिकवरी है, अभी भी स्टॉप लॉस जो आता है आपका 382.95 आता है, लेकिन आज की क्लोजिंग आज अगर डे लो नहीं तोड़ता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस 382.95 से रिवाइज होके 385 का हो जाएगा। तो 385 382 में कोई बहुत अंतर नहीं है, तो अभी 382 का ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे जब तक कि नया स्विंग लो रिवाइज नहीं हो जाता है। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है मंगलम सीमेंट पर। अंशुल जी, ये काउंटर इन्होंने लिया हुआ है 570 रुपये का, अभी 770 के करीब चल रहा है, 200 रुपये तो ऊपर आ चुका है, लेकिन इसमें कुछ खबरें भी अच्छी डेवलप हो रही हैं। खबरें क्या हैं कि इन्होंने एक माइनिंग शुरू की थी, और उसकी जगह इनको माइनिंग के साथ साथ इनको कुछ एक कोटा स्टोन के रिजर्व मिले, जिसकी की वैल्यू हो सकता है कि 25,000 करोड़ रुपए तक कंपनी कह रही है कि बन सकती है। सर कैसे देख रहे हो इस खबर को? मंगलम सीमेंट सर, इसमें एफआईआई की बहुत बेहतरीन होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग है एफआईआई की, और हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली एवर सिंस 2009 ये चल रहा है। वीकली चार्ट पर देखिए हायर हाई हायर लो के ही स्ट्रक्चर है। प्रीवियस हाई जो ब्रेकआउट था 559 पे रीटेस्ट नहीं हुआ, अपर एंड ऑफ द बेस बना है 664 के राउंड, बॉक्स बना है, मोमेंटम 864 के ऊपर बनेगा। वीकली पे आप देखेंगे तो थर्ड वीक ऑफ इनसाइड बार है, प्राइमरी एक छोटा सा ब्रेकआउट 803 के ऊपर बनेगा, और बड़ा वाला ब्रेकआउट इसका 853 के ऊपर बनेगा। तो 803 निकलता है तो फटाफट फिर बाइंग आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा 66,000 करोड़ 66,000 का एवरेज वॉल्यूम है, तो लेना थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी लेना थोड़ी मुश्किल होगी, तो छोटी छोटे बाउट्स में लेने की कोशिश कीजिएगा। बट 803 निकलने के बाद ही, 803 के पहले इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, 803 के बाद अच्छा खासा इंटरेस्ट होना चाहिए स्टॉक में, वैसे भी सीमेंट तेज है। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अंशुल जी की प्रमोटर होल्डिंग भी इस काउंटर में बढ़ी है। इस कंपनी में जहाँ पर मार्च 2023 तक प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 32% थी, उनकी प्रमोटर होल्डिंग बढ़कर अब 40% पहुँच चुकी है, और हर ईयर में इन्होंने प्रमोटर्स ने माल खरीदा है। आप इसको अगर मैं इवन 2017 में लेकर जाता हूँ 13.28, 2018 में 16.51, 19 में 18.21, 20 में 20.83, 21 में 24.5, 22 में 26.63, फिर 23 में 31.95, 24 मार्च 2024 में करीब 37%, मार्च 2025 में 39.5%, और अब सितंबर में 40%। मतलब प्रमोटर ही ओपन मार्केट से माल खरीद रहा है सर। और एफआईज की होल्डिंग भी आपने जैसा बताया कि थोड़ी सी बड़ी है, डीआईज की होल्डिंग भी लगातार बढ़ रही है। कंपनी में सर कुछ बड़ा हो रहा है क्या?
चार्ट पर देखना जरा अंशुली। सर कंपनी में नहीं, पूरे सेक्टर में ही बड़ा हो रहा है। सेक्टर धीरे धीरे एक्विजिशन होके लार्ज प्लेयर बिरला और अंबानी की जिस दिन लड़ाई खुलेआम मार्केट में आ गई ना, आप ये मान के चलिए जितने मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स हैं ये सारे, ये तो स्मॉल कैप में आता है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये हम्म। सारे काउंटर्स में आग लग जाएगी। अब वो किस दिन आता है, किस महीने आता है, या 1-2 साल बाद आता है, क्योंकि अदानी अपने प्रॉब्लम में अलग फंसा हुआ है, बिरला हम्म। अपने प्रॉब्लम में अलग फंसा हुआ है आइडिया को लेके। तो जैसे ही थोड़ा सा ईज आउट होना स्टार्ट होंगे ना, इनकी नजर सीमेंट पे ही जाएगी। तो ये मैं लगभग 1-1.5 साल से बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ। एक सीमेंट कंपनी के एक्स एमडी है, वो हमेशा बनारस आते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम लोग शाम को रात को साथ में डिनर करते हैं। तो हमेशा उनसे यही बात होती है कि जैसे जैसे एक्विजिशन स्टार्ट होंगे, ये मिड कैप स्मॉल कैप लिस्टेड कंपनी, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जैसे बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज एक्वायर हुई हैं, बहुत छोटी छोटी अनलिस्टेड कंपनी बहुत एक्वायर हुई हैं, हम्म। धीरे धीरे लिस्टेड कंपनी का नंबर लगेगा। तो मैं इसलिए हमेशा सीमेंट सेक्टर पे बुलिश रहा हूँ, बट मैं हमेशा चार्ट देख के खरीदता हूँ, ऐसा नहीं स्टोरी बाई कर रहा हूँ। 803 के ऊपर मेरी स्टोरी इसमें क्लियर हो जाएगी, पिछली 553 के ब्रेकआउट पे थी, अगली 803 के ब्रेकआउट पे है। तो मेरी नजर में सारे सीमेंट काउंटर है। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सुपर चैट पर। किशन जी का मणिपुर से बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ अंशुल सर। वेदांता 573 के लिए है इन्होंने। श्रीराम फाइनेंस पे हम बात कर चुके, तो मैं इनका दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। पिरामल फार्मा 169 के लिए हुए हैं, 6 महीने का व्यू है सर। स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं। 6 महीने का व्यू है तो गलत स्टॉक में सर एग्जिट कर लीजिए। 6 महीने में शायद आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा। पिरामल फार्मा में एग्जिट कर लेना बेटर है। अगर 2-3 साल का समय नहीं है, सीडीएमओ कंपनी का बॉटम फेस, बेस बिल्डिंग फेस, ये चीजें आप नहीं देख सकते हैं, तो जब बुर्ज खलीफा बनेगा तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो 6 महीने का अगर आपका नजरिया है, गलत स्टॉक में तुरंत एग्जिट कर दीजिए। इन्वेस्टर है तो वीकली पे बढ़िया हैमर बनाए, मंथली पे 181 या 195 के ऊपर क्लोज किया तो परफेक्ट हैमर। और लगभग 6 महीने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने के लो स्वीप हो जाएंगे, और आईपी लिस्टिंग का जो हाई था वो भी स्वीप हो जाएगा। तो मंथली पे बहुत बेहतरीन पैटर्न, और मंथली पे हो रहा है। यहाँ पे मंथली पे मान लीजिए 4 महीने 4-5 कैंडल बेस बनाने में लगा दिया है, उसके बाद तो आपका 6 महीने तो ऐसे ही निकल गया। उसके बाद चलना स्टार्ट किया, 10-12 कैंडल में चला, तो हो गया मिला जुला के कम से कम 18 से 24 कैंडल का प्ले है मंथली पे, यानी 2 साल का। तो 6 महीने में तो निकल जाना बेटर है। 6 महीने में तो खास आपको शायद मिल जाए, शायद ना मिले, बट 6 महीने का मेरे पास कोई व्यू नहीं है। वेदांता अगेन बैक टू ऑल टाइम हाई, थोड़ा सा यहाँ पे पीलिंग आउट कर देना चाहिए पोजीशन। लास्ट टाइम भी जब 540 से गिर के 504 तक आया था, उसी तरीके से 10 मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है। यहाँ पे चाहे तो 75%, चाहे तो 100% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डिप्स पे जब वापस 10-20 मूविंग एवरेज में आए तब वापस से री एंटर कर लेंगे। ओवरऑल 600 का पहला टारगेट था, 594 का हाई बन चुका है, तो वो टारगेट अचीव्ड है। अब नेक्स्ट जब कंसोलिडेशन बनेगी तब 700 तक प्ले करेंगे। ठीक है। सेजल राउत जी का सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर 71 रुपये के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। सर इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें हमारे एक खास मेहमान आते हैं वरुण जी, वरुण जोशी जी। उन्होंने 81 रुपये के करीब कॉल दी थी, 85 का टारगेट था, उन्होंने F&O में ही कॉल दी थी, उनका टारगेट अचीव भी हो गया। अभी ये शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म दोनों के लिए टारगेट बता दीजिए सर, अगर कुछ दिख रहा है तो। सर आईडीएफसी में तो अपने भी सारे टारगेट, पहले दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं। 76 के ब्रेकआउट से 8450 तक की अपन ने बात की थी, 8450 के आसपास बॉक्स बनाया 1 2 3 4 5 6 हफ्ते का, लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया, करेंट वीक में 8450 के ऊपर कायदे से सस्टेन कर रहा है। तो अब लॉजिकल टारगेट तो आपका ऑल टाइम हाई ही बनता है, 100 रुपये 37 पैसे का, और 10% एक्सटेंशन पकड़ लीजिए ऑल टाइम हाई का, तो आपका हो गया 110 रुपये। तो 76 से अपन 110 के टारगेट को लेके चल रहे हैं। स्मॉल कैप, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में केवल मेरे को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद है। एक सवाल हमें मिला है, ग्रीन रॉक्सन के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इन्होंने बात की है राजरतन वायर और विष्णु केमिकल। इसमें से 6 से 8 महीने के लिए कौन सा शेयर खरीद सकते हैं, और एंट्री प्राइस और बता दीजिएगा क्या ठीक रहेगी। विष्णु केमिकल में तो अभी और आपको टाइम लगेगा, कम से कम 8 से 10 हफ्ते तो अभी डेवलपमेंट में ही लग जाएगा। राज रतन वायर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, वीकली चार्ट पे फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, और फ्लैग बना था
6 अक्टूबर 2025 से 10 नवंबर 2025 62.98% का राइज था जो पोल बना था। उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 हफ्ते का फ्लैग है। करंट वीक में फ्लैग के ब्रेकआउट की कोशिश हो रही है। प्रियम्पटिव यहीं पे ले सकते हैं आज के लो के स्टॉप लॉस से। कंफर्म बाई 485 के ब्रेकआउट पे बनेगी। दोनों केस में टारगेट 604 रुपए का बनना चाहिए। तो इमीडिएट तो राजरतन अच्छा लग रहा है। आज का लो आपका प्रियम्पटिव स्टॉप लॉस होना चाहिए और कंफर्म बाई करना है तो 484 के ब्रेकआउट के बाद बनेगा। मैं जनरली प्रियम्पटिव घुसता हूं। मैं आज के लो के स्टॉप लॉस से घुसना ज्यादा पसंद करूंगा। एक हमारे दर्शक हैं तरुण सागर जी, वो पूछ रहे हैं कि सर यूएस स्टॉक RKLB, इसमें कोई कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है क्या? आरके RKLB। हाँ। आरके डीएल है। नहीं, आरके डीएल है, आरके एलडी नहीं है। रवि कुमार डिस्टिलरी। नहीं, अच्छा, यूएस में। यूएस स्टॉक। हाँ, RKLB स्टॉक, ये रॉकेट लैब कॉरपोरेशन करके कोई है। अच्छा, आरके एलबी। 17.5% चला है। कप हैंडल का ब्रेकआउट कल बना है, कल चला है 17.5%। आज भी प्रोबेबली यहाँ से फॉलो थ्रू एक्शन। प्रियम्पटिव बाई आपका थर्सडे को बन गया था। थर्सडे ओपन लो के साथ प्रियम्पटिव बाई बन गया था। छोटा सा कप हैंडल है कितने दिन का, 35 दिन का कप हैंडल था। थर्सडे प्रियम्पटिव बाई था $57 में। $70 आ गया है अब। कल ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है फ्राइडे को 65 पे। टारगेट लगभग $90-95 आना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं डॉक्टर DK गुप्ता जी, वो कह रहे हैं अंशुल जी स्मार्ट लग रहे हो आज हुडी में। रोज नहीं लगते क्या? अब ये देखो अंशुल जी, आपके साथ में यही परेशानी होती जा रही है अब। मतलब अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो रोज नहीं लग रही है। अब मैं सर कुछ देखो, बोलूंगा मैं फिर आप। मैं परमानेंट सार्केस्टिक आदमी हूँ। आप बुराई करो, आप तारीफ करो, आप मजाक करो, मेरा जवाब आपको सार्केस्टिक ही मिलेगा। वो इनहेरेंट नेचर है। जैसे हर स्टॉक का अपना नेचर होता है, मेरा नेचर ही है सार्केस्टिक। ऑलवेज भी जस्ट इमेजिन एंड एंजॉय और सार्केस्टिक, दो चीज। चलो बढ़िया है। एक हमारे दर्शक हैं हर्ष जी, वो बोल रहे हैं स्टरलाइट टेक 11% ऊपर है सर, क्या इसमें फ्रेश एंट्री बन सकती है लोअर लेवल्स पर, या अभी वेट करना है? 105 के लेवल पर आपसे सवाल पूछने की कोशिश की थी या किया था, ये पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं जी। तो देखिए, 2 हफ्ते से हैमर बना है जिसका 104 पे ब्रेकआउट आया है, जिसका टारगेट 124 है। कहानी बस इतनी है, इतनी ही प्ले कीजिए क्योंकि पीछे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूअसली लोअर हाई है। अगर ये हायर लो बन गया, ये 93 94 का जो पुल बैक था, अगर ये हायर लो बना है तो इसमें भी बहुत कंफर्मेशन की जरूरत है जो कि बहुत समय लेगा। तो एक छोटा प्ले बाउंस बैक का बना है क्योंकि 50 मूविंग एवरेज के नीचे दो हैमर बने हैं। 104 पे उसका ब्रेकआउट है, 124 उसका टारगेट है। बस इतना सा प्ले कीजिए और छोड़ दीजिए। अगर ले रहे हैं यहाँ पे तो 104 का स्टॉप लॉस। नो मोर देन 0.25% ऑफ कैपिटल एट रिस्क। इससे ज्यादा कोई भी कैपिटल की रिस्क नहीं ली जा सकती इसमें। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं वालचंद नगर इंडस्ट्रीज में इनकी बाइंग है 205 रुपए की, अभी क्या करें सर, इसमें क्या व्यू रहेगा? देखिए, वालचंद नगर परसों सैटरडे जब हमने इवेंट किया था यहाँ फ्लैग पैटर्न पे, तो एक्सटेंसिवली डिस्कस हुआ था कि बेयर मार्केट में फ्लैग्स में कितनी जल्दी आपको निकलना होता है। उसका परफेक्ट एग्जांपल था वालचंद नगर। थर्सडे को 181 पे ब्रेकआउट दिया और फ्राइडे को ही पहले टारगेट 209.50 से रिवर्सल मार दिया। नहीं तो 221 तक बुल मार्केट होता तो ना सिर्फ ये 221 जाता बल्कि उसको एक्सीड करके शायद गैप फिल भी 258 तक कर देता। आज ठीक है, इनसाइड बार है, प्रीवियस कैंडल के अंदर ही है। नई तेजी 209.50 के ऊपर टिकने पे ही बनेगी 221 तक। और 221 निकला तो फिर आपको एक बार 255.50 जो गैप का लोअर एंड है वो टेस्ट हो सकता है। क्या मैं इसको प्ले करता? तो जवाब अभी पूछ रहे हैं तो ना है। 10 मूविंग एवरेज कैचअप हो गया, इस टाइप की कैंडल बनती तो हाँ होता। तो मैं वेट करूंगा 5-6 दिन। अगर टाइटनेस रहती है और 10 मूविंग एवरेज कैचअप हो जाता है तो मैं 209.50 का ब्रेकआउट प्ले करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अभी तो नहीं हूं। एक हमारे दर्शक हैं मकवाना साहब हैं, इनका सवाल है सर नेपच्यून लॉजिटेक के बारे में बताएं क्या होगा, इनको अलॉटमेंट हुआ है और
आईपीओ आज ही लिस्ट हुआ है। अंशुल भाई, इसके बारे में बताएं जरा। ये आईपीओ एसएमई का है और इसका इशू प्राइस 126 रुपये था, और इसका जो इशू साइज था वो करीब 46.5 करोड़ है और 172 करोड़ रुपए की कंपनी है। आईपीओ क्लोज हुआ था 17 दिसंबर को और लिस्ट हुआ है आज। सर, क्या है इसकी सिचुएशन? कुछ आपको दिख रहा है इसका डेटा? तो देखिए, जब से वो यामाहा वाली कंपनी, वो यामाहा वाले डीलर का एसएमई में आईपीओ आ गया था, तब से मैंने एसएमई से हाथ खड़े कर दिए हैं। मेरे को मतलब समझ में ही नहीं आता है। मतलब नॉट माई एक्सपर्टीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी खराब है या कुछ, नॉट माई एक्सपर्टीज। जहां अपनी एक्सपर्टीज नहीं हो या जहां बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी ना हो, वहां पे हाथ डालना मतलब हाथ जलाने के बराबर है। मेरी एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, बल्कि आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस पर लाइट डाल पाएंगे, कि आप फंडामेंटल ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, मेरे से अच्छा तो आप ही बता देंगे, तो आई वुड सर सजेस्ट कि देखिए अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें। सर देखिए, मैं इतना इमीडिएटली तो इस कंपनी को 1 मिनट में स्कैन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मतलब जो मैं बता पा रहा हूँ अभी, तो ये काउंटर देखिए नीचे है करीब 24%, और लिस्ट हो गया। अब देखिए, परेशानी तो हुई है इस कंपनी में, लेकिन मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि सर 126 रुपये पर आईपीओ आया था, और इसमें थोड़ा सा वक्त मुझे भी लगेगा, कम से कम 2 मिनट का। इनकम इनफैक्ट हो बड़ी है कंपनी की, पिछले 3 साल का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, तो करीब करीब 187 करोड़ से 260 करोड़ हुई है। एबिटा भी बड़ा है और प्रॉफिट भी, लॉस टू प्रॉफिट आया। लेकिन प्रॉब्लम एक है इस आईपीओ में। देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं कोई राय नहीं दे रहा हूँ, पहले ये एजुकेशन पर्पज़ से बात रहेगी। आप किसी कंपनी का जब आईपीओ आता है ना, तो उससे पहले साल का प्रॉफिट मत देखो, उसका 3 साल का ट्रेंड देखो। अगर वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिखा रही है तब मानो कि हाँ, वो कंपनी ठीक है, क्योंकि आपको लिस्टेड स्पेस में है नहीं, तो आपको उसका ज़्यादा पास्ट हिस्ट्री पता नहीं होती, या तो बहुत रिनाउंड नेम हो। अब इसकी देखिए ट्रिक, देखिए कंपनी में 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 187 करोड़, लॉस में। अगले साल 2024 में रेवेन्यू था करीब 176 करोड़, प्रॉफिट ज़ीरो। अब 2025 में इनकम थी 261 करोड़, प्रॉफिट आया 9 करोड़। नो डाउट 9 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, लेकिन हिस्ट्री क्या है? 3 साल में से केवल 1 साल प्रॉफिट। अब आपको भी पता है कि आईपीओ लाना है आपको 2025 में, और तो फाइनेंशियल ईयर 25 का तो आप कम से कम, जो मार्च 2025 तक का जो रिजल्ट होगा वो तो आप कुछ एनकरेजिंग दिखाएंगे ही। अब 31 2025 तक इनका जो प्रॉफिट आया वो 4 करोड़ आया। तो सर, मैं थोड़ा सा यही बोलता हूँ कि ऐसी कंपनियों में 3 साल की हिस्ट्री ज़रूर देखें। इसके आगे मैं फंडामेंटली आपको कुछ और नहीं बता पाऊँगा। बाकी अगर कोई इसमें कोई हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं तो मैं उनसे आपको पता लगवा के बता दूंगा कि आंसर क्या है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सिक्वेंट साइंटिफिक पर, पीडी गर्ग साहब का। ये पूछ रहे हैं कि सर, फ्रेश बाय मिड टर्म के लिए कर सकते हैं क्या? चार्ट पैटर्न उतना इंकरेजिंग तो नहीं है कि आप कर लें, क्योंकि 240 के ऊपर फील्ड ब्रेकआउट है। टारगेट 184 अभी अचीव नहीं हुआ है। थोड़ा सा माहौल सुधरा है मिड कैप स्मॉल कैप का, इसलिए बाउंस बैक्स आ रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू सी इंडेक्स अपना स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करे, तो फिर किसी किसी में देखा जा सकता है। रिजल्ट ठीक ही आ रहे हैं, 3 4 क्वार्टर से ईपीएस ग्रोथ है, मार्जिन भी 4 5% से बढ़ के 10% हो गई है। और जब तक 241 के ऊपर नहीं टिकता, मेरे लिए कंफर्ट जोन नहीं है। 241 के ऊपर जब फील्ड ब्रेकआउट का फेलियर आ जाएगा, तब भले मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। यहाँ पे तो मैं मिड टर्म या शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग के लिहाज से भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रोहित भाई बहल जी का सवाल है, नेटको फार्मा 891 रुपये के लिए हुए 1000 शेयर। सर, इसको स्विच कर सकते हैं क्या 1 साल के लिए? वेयर टू स्विच फॉर 1 ईयर? नेटको फार्मा से ये निकलना चाह रहे हैं आई थिंक, अंशुल जी। इनको पैसा तो बन रहा है, करीब 30,000 रुपये बन रहा है। अब ये 30,000 रुपये लेकर निकल जाएं नेटको फार्मा से, ये डिसीजन सही है, या किसी और शेयर में स्विच करें जिसमें अच्छा पैसा बने, तेज गति से बने, वो डिसीजन सही रहेगा? तो मेरे ख्याल से नेटको फार्मा निकलना नहीं चाहिए। लास्ट टाइम जब अपन ने बाई करके बुक किया था जुलाई के आसपास, तो गैप जोन फिल हुई थी, इसलिए अपन बुक करके निकल गए थे। गैप से अच्छा खासा रिएक्शन दिया है। इस अच्छे खासे रिएक्शन में स्विंग लो नहीं तोड़ा है, हायर लो बनाया है, वो भी 40 रुपए ऊपर।
तो अब जो 10 20 50 एक दूसरे के ऊपर आए हैं, वीकली पे भी 10 20 के ऊपर आने लगा है 50 वीक मूविंग एवरेज पे। 1 2 3 4 5वां हफ्ता है जहाँ प्राइस अटक रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट अपने फैग एंड पे है। जिस भी दिन कायदे से टिकना स्टार्ट किया इस पूरे पैटर्न के हाई 948 के ऊपर, सीधा सीधा गैप का अपर एंड 1189 टेस्ट करना चाहिए। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप यहाँ से निकलिए, आपको रखना चाहिए। और अगर निकल के फार्मा में ही लेना है, स्लो मूवर रहेगा लेकिन बायोकॉन लेना चाहिए। फिर आ गया 400 नीचे डिप दे के, धीरे धीरे ऐसे करके 700 रुपये निकल जाएगा। बट आई वुड, मेरे को दो में से एक चुनना होता है, मैं नीडे नाटको फार्मा में ही रहता, क्योंकि मार्केट कैप आप देखिए 16,000 करोड़ का है, बायोकॉन का 53,000 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो मैं नाटको फार्मा में ही रहना पसंद करता, बल्कि 950 निकलने के बाद मैं ऐड भी कर लेता। सुमित घोष जी का सवाल है, जीएसएफसी 225 रुपए के लिए हुए, होल्ड करें या एग्जिट? बाउंस बैक का वेट कीजिए, 184 191 की जोन में, वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा। 191 के ब्रेकडाउन पे आपको निकल जाना चाहिए था। ठीक है। एक सवाल मिला है हमें, एसीसी सीमेंट में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? सैम बुलरन के नाम से आईडी बना हुआ है। इन्वेस्टर हैं, ऑल टाइम हाई के लिए प्ले करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। अगर ट्रेडिंग के लिए आज से ले रहे हैं तो अभी 10 20 50 एटलीस्ट डेली पे तो एक दूसरे के ऊपर आने दीजिए। साक्षी जी हैं, हमारी प्राइम मेंबर हैं, पूछ रही हैं सुप्रीम इंडस्ट्री वर्सेस थर्मेक्स वर्सेस कमिंस, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है? सुप्रीम इंडस्ट्री तो बाइंग क्लाइमेक्स है, थर्मैक्स भी बाइंग क्लाइमेक्स है। थर्मैक्स तो 2938 के नीचे टिक रहा है, तो 1811 का टारगेट है। तीसरा कौन सा था इनका? कमिंस इंडिया। ये मिड कैप स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म बेट ढूंढने की जगह फिर आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 325 दिन का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट है 4040 पे, टारगेट 5100 का है, ठीक ठाक उसकी तरफ चल रहा है। बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है मिड कैप स्मॉल कैप में, आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए। डायरेक्ट केवल स्विंग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। इन्वेस्टिंग करना है तो म्यूचुअल फंड में चले जाइए, एनी डे सुखी रहेंगे। एक हमारे दर्शक हैं सतीश कुमार सिंह साहब, ये पूछ रहे हैं बीईएल 410 रुपए के लिए हुए हैं सर, होल्ड करें या क्या करें? 3 महीने का विजन है इनका। बीएल तो मैं रोज ही बोल रहा हूँ कि निकल जाइए, निकल जाइए। 330 रुपए, 430 रुपए से निकलिए नीचे, 336 305 और खींच के 238, ये लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है। नवनीत जी हैं, ये बोल रहे हैं कि सर 2 लार्ज कैप स्टॉक बता दीजिए 1 साल के लिए। तो आई वुड प्रेफर, मैं मतलब एसीसी लार्ज कैप में, मिड्स लार्ज दोनों में गिन सकते हैं। आई वुड प्रेफर एसीसी। दूसरा मेरे पास रिलायंस है, तो मैं रिलायंस का नाम नहीं लूंगा। रिलायंस के अगले 2 आईपीओ आने हैं, अगर आ गए तो ठीक ठाक मोमेंटम बनेगा, तो ये स्टोरी। और इनहेरेंटली चार्ट भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है 2200 तक की, तो मैं अपने पोर्टफोलियो में लेके बैठा हूँ। सामने कवर्ड कॉल रिटर्न भी है 33% पोजिशन के, तो उसका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा। बट हाँ, इस सेक्टर में फिर आईयूसीएल एचपीसीएल बीपीसीएल देख लीजिए, वहां भी अभी बहुत पैसा बनना बाकी है, बहुत बन चुका है, अभी बहुत बनना बाकी है। और अगर थोड़ा सा बैंकिंग में आपको जाना है तो कौन सा बैंक था जहाँ फ्लैग ब्रेकआउट था? करूर वैश्य बैंक, यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट है, इस बैंक को आप देख सकते हैं। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है गार्डन रीच पर, इनका सवाल है सर 3,000 रुपये पर लिए हुए हैं, होल्ड या एग्जिट? 2873 पे जब ब्रेक लोअर हाई बन रहा था तभी निकल जाना चाहिए था। रोज हम आके बता भी रहे थे, पहला टारगेट 2095 का था, लेकिन ये थर्सडे को हैमर बनाया है 2168 के लो से। मे बी 50 डे मूविंग एवरेज 2540 और ऑर्डर ब्लॉक तक गया तो 2680, यहाँ तक पुल बैक दे सकता है। बट इवेंचुअली ना सिर्फ गैप फिल करेगा 2095 1924 का, बल्कि 1180 यहाँ तक नीचे आ सकता है। ठीक है। सौरभ गोयल जी हैं, लॉरस लैब में पूछ रहे हैं 932 रुपये के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म में आपका क्या व्यू रहेगा इस पर? फ्लैग का ब्रेकआउट आया है, फ्लैग के ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस आपका आता है 997 और टारगेट आता है 1180 1190 की जोन। अब 1180 पकड़िए, 997 का स्टॉप लॉस, 1180 का टारगेट।
लॉरस दिए ना, लॉरस हम लोग दिए थे सर, आज रिस्क फ्री हो गए। अच्छा, कितने पर रिस्क फ्री हो आप अंशुल जी? कितने पे हुए? 1058 पे। 1058 पर। ठीक है, तो यहीं पर हुए ना, तो ये भी थोड़ा सा हाँ, यही अपना यहीं पे निकलने रिस्क का फ्री। ट्रेडिंग व्यू है इनका, तो क्योंकि 932 के लिए हुए इन्होंने। नहीं सर, हम आधी पोजीशन से निकले, रिस्क फ्री हुए, ताकि अब अगर स्टॉप लॉस गया तो घर से पैसा नहीं जाएगा, और टारगेट हिट हुआ तो अच्छी खासी प्रॉफिट बना लेंगे। तो सबसे पहले होता है लाइन ऑफ फायर से हटना, रिस्क फ्री, ताकि पलटे कुछ भी खराब हो तो घर से कुछ ना जाए। सही है सर। एक सवाल मिला है भूमिका जी का, ये बोल रही हैं मीशो इन्होंने बाय किए हुए 229 के, क्या करें? मीशो में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है 206 रुपए का। इसके नीचे जो आईपीओ का मूव है वो खत्म हो जाएगा, फिर ग्रो जैसा ये साइडवेज रेंज या कंसोलिडेशन या पुल बैक में चला जाएगा। तो जब तक 206 प्रोटेक्टेड है, लॉन्ग रह सकते हैं। 206 के नीचे क्लोज करे तो पूरी तरीके से एग्जिट करके आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। ये फोमो में खरीदने की आदत जब तक आपकी बनी रहेगी, इसी तरह वर्टिकल डाउन मूव्स में फंसते रहेंगे। ठीक है, शंकर सिंह जी हैं, पहले तो प्रणाम शंकर जी। फैबटेक इन्होंने 237 रुपये के लिए हुए हैं, जेएसएल इन्होंने 750 के लिए हुए हैं, और आईडीएफसी बैंक भी लिए हुए हैं। दोनों में 8% प्रॉफिट है, बुक कहाँ करें? फैबटेक में तो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जेएसएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों में 8% का प्रॉफिट आ रहा है। अंशुल जी पहले तो ये बता दीजिए, बुक कर लें? पीछे से शुरू करते हैं सर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी हमने जैसे डिस्कस किया, 76 के ब्रेकआउट पे 84.5, 84.5 के ऊपर ऑल टाइम हाई 100 रुपये 37 पैसे, और उसके ऊपर 110। आई वुड सजेस्ट कि अगर बुक करना है, मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है, तो आधी बुक करके आधी पोजीशन 100 और 110 के लिए प्ले करना चाहिए। आधी पोजीशन तो एटलीस्ट प्ले करना ही चाहिए। जेएसएल में अभी कोई ट्रेड नहीं है तो बुक कर लीजिए। 844 के ऊपर समय लेके ब्रेकआउट लेगा, लेकिन जब भी ब्रेकआउट लेगा उसके पहले शायद लंबी वॉलेटिलिटी शो करे, आपके ब्रेक इवन प्राइस तक भी आ जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी जा सकता है। तो एक बार बुक कर लीजिए। 844 के ऊपर जब ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो हम खुद ही बाय देंगे, क्योंकि एक्टिव वॉच लिस्ट में बना हुआ है। फैबटेक एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग के अपर एंड 251 के पास से रिजेक्शन है, फ्लैग के लोअर एंड 218 पे आ चुका है। यहाँ से किसी भी तरह का फील्ड लो बनता है तो वापस फ्लैग का अपर एंड अब आएगा 248 249 जोन, वहां तक जा सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 218 रुपए का क्लोजिंग बेसिस। इसके नीचे क्लोज करे तो एग्जिट। एक बार इसको आप 6 मंथ्स कर दीजिए, चार्ट 6 मंथ, आपको एक फ्लैग दिखेगा नीचे जैसे पोल बना है ऐसा फ्लैग। तो फ्लैग के लोअर एंड पे यहाँ पे निकलना कोई समझदारी नहीं है। यहाँ पे फ्रेश लेना बिल्कुल नहीं। ऑलवेज बाई फ्लैग ब्रेकआउट, जो कि 252 ही पकड़ लीजिए, 252 रुपए के ऊपर बनेगा। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 252 256 के ऊपर बाई बनेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राठौर साहब, वो कह रहे हैं सर आप सवाल नहीं लेते। सर आप सवाल भेजिए, आपने ये तो लिख दिया आपका सवाल हो सकता है सर बहुत सारे सवाल आ जाते तो उसमें कहीं पीछे रह गया हो, तो आप फटाफट से सवाल भेज दीजिए, मैं आपका सवाल ले लूँगा। अगला सवाल हमें मिला है आशापुरा माइन कैंप पर, गगन खिमानी जी का है। सर 765 का लिया हुआ है इन्होंने, इस पर एडवाइस कर दीजिए शॉर्ट टर्म। आशा पूरा बताना, अपना कुछ है क्या? टारगेट हो चुके हैं। आशापुरा माइन अच्छा लग रहा है सर। इसमें एक ब्रेकआउट बना था 741 का, 712 तारीख को दिए थे 735। टारगेट हो चुका है सर। हमारे हमने इसको प्रॉफिट बुकिंग दिया, हमारे 8% के टारगेट हो चुके हैं। बट स्टॉक अब वर्टिकल एक्सटेंशन में है, तो स्टॉप लॉस अगर आपको मॉडिफाई करना है, आज का लो 792 मॉडिफाई कर लीजिए एंड लेट इट रन। हम 8% में बुक करते हैं तो हमने बुक कर लिया। थ्री टाइट मंथ की क्लोजिंग से निकला है। वीकली पे जब हम थ्री टाइट क्लोजेस से 20 से 25% मूव मानते हैं, तो मंथली पे थ्री टाइट मंथ से कम 70-75% आना चाहिए, जिसमें 25% आ चुका है। करंट मंथ में 25% की गेन है। तो आज का लो 792 स्टॉप लॉस लगाइए, लेट इट रन। अगर ये नहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो फिर धीरे धीरे 20% 25% ऐसे करके पील आउट करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, अरमान साहब पूछ रहे हैं सर फोर्टिस हेल्थ केयर में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? फोर्टिस हेल्थ नहीं, बिल्कुल नहीं। फोर्टिस हेल्थ कहानी खत्म है सर इसकी। फोर्टिस हेल्थ केयर में 700 का ब्रेकआउट था, 1050 का टारगेट था, 1104 का हाई बन गया, कहानी खत्म है। अब जब तक नया बेस, नया पैटर्न, नया वो नहीं बनता है पूरा, तब तक इसकी कहानी खत्म है। बल्कि मंथली पे
लास्ट में जो सेल ऑफ कैंडल बनी है वो काफी खराब है। उसका हाई है 1040। ये निकलने तक तो फोर्टिस सोचना भी नहीं चाहिए।